अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन। हर तरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को काफी कंफ्यूजिंग लगता है। इस लेक्चर में आपके सामने बिग पिक्चर मौजूद है। हम प्रीपोजिशंस को देखेंगे, वो क्या होती हैं, कॉमन प्रीपोजिशंस और उनका यूसेज पढ़ेंगे, किस तरीके से वो यूज होती हैं। यानी कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, कुछ वर्ड्स के साथ मैं करवा दूंगा, बाकियों को मैं आपको गाइड करूंगा, उनको आपको करना पड़ेगा। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम सारी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। देन स्पेशल रिलेशंस, यानी स्पेस और स्पेस का जो रिलेशन शो करती हैं, वो प्रीपोजिशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से आपने तैयार करना है, ये सारा कुछ इस आज की एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं जी? अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले यूज होता है, एंड शोज इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। यानी नाउन का रिलेशन सेंटेंस के किसी और वर्ड के साथ जो वर्ड शो करता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रेपोजिशन का मतलब या प्रेपोजिशन का मतलब पोजीशन शो करना ही सिर्फ नहीं होता। प्रेपोजिशन रिलेशन शो करता है नाउन का किसी भी और वर्ड के साथ। तो आइए ये देखिए एग्जांपल, ही हैज गोन टू कॉलेज। ये जो कॉलेज है ये नाउन था और इसका रिलेशन जाना, गो, गोन उसकी थर्ड फॉर्म, उसके साथ जो शो कर रहा है ये है टू। तो ये उसकी डेस्टिनेशन बता रहा है कि वो कहां गया है। तो आगे नाउन आएगा, वो कॉलेज गया है। कैसे गया है? तो ये बाय के बाद उसने एक और नाउन लिख दिया। ये दो नाउन और दो प्रीपोजिशन है, यानी दो नाउन का रिलेशन शो करने के लिए हमें दो बार प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ी। प्रीपोजिशन क्या होती है? एक वर्ड होता है जो नाउन का रिलेशन किसी और वर्ड के साथ शो करता है। प्रीपोजिशन नाउन का रिलेशन, नाउन जैसे किसी वर्ड जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं, आईएनजी फॉर्म जो नाउन की जगह पे आए, नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज। यानी कुल मिला के बात यह है कि प्रपोजिशन नाउन या नाउन जैसे किसी वर्ड से पहले आता है और उसका रिलेशन किसी दूसरे वर्ड के साथ शो करता है। दैट्स इट। ठीक है, तो उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। यहां देखें, आपके सामने सारी प्रपोजिशन यूज हुई है। द कैट वेंट अंडर द कार, तो अंडर के बाद नाउन आ गया। अली सिट्स बिसाइड मी, बिसाइड के बाद प्रोनाउन आ गया। प्रोनाउन भी तो नाउन के लिए यूज होता है ना। ही इज इंटरेस्टेड इन व्हाट, तो कुकिंग। ये इनके बाद कुकिंग आ गया। ही लिव्स इन वेयर जी अ ब्रांड न्यू हाउस, तो इनके बाद नाउन फ्रेज आ गया। द पेज इज अबाउट, अबाउट के बाद पूरी नाउन क्लॉज आ गई। तो यहां से हमें एक और लेसन मिल चुका है कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है या नाउन फ्रेज आता है। नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, जेरेंड आता है जो कि नाउन की तरह दिखता है, नाउन फ्रेज आता है प्रेपोजिशन के बाद। प्रपोजिशन के बाद तो कोई आपसे पूछे, आपको पता तो है फ्रेजेस का, मैंने लेसन में पढ़ाया हुआ है। आई गेस लेसन नंबर 4 था हमारा, ये यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ये पूरा नाउन फ्रेज है। कैसे पता चला? क्योंकि इससे पहले एक प्रपोजिशन लगी है। आपको पेपर में इतना सा पार्ट अंडरलाइन करके वो दे दे और आपसे पूछे ये क्या है, तो आप देखेंगे कि प्रपोजिशन के बाद आ रहा है और प्रपोजिशन अंडरलाइन नहीं है, क्योंकि प्रपोजिशन अंडरलाइन कर देगा तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। तो इतने पार्ट को हम बोलेंगे कि ये नाउन फ्रेज हो गया, इतने पार्ट को हम बोलेंगे कि ये नाउन क्लॉज हो गया। फर्क क्या था? फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं आते, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे आते हैं। ठीक है, तो यहां से ये भी आइडेंटिफिकेशन होगी। ये द कार नाउन हो जाएगा, मी प्रोनाउन हो जाएगा, कुकिंग जेरन हो जाएगा, और इनसे पहले लगी हुई है, कलर चेंज कर लेते हैं, पर्पल कर लेते हैं, प्रेपोजिशन, 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 प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन या नाउन जैसी कोई चीज आती है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेपोजिशन दिखने वाली चीज प्रेपोजिशन कब होगी? अगर उसके बाद नाउन या नाउन जैसी कोई चीज आए, नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, जेरेंड आ जाए, नाउन फ्रेज आ जाए, नाउन क्लोज आ जाए। अब सवाल ये है कि ये तीन सेंटेंसेस हैं, इनमें से कौन सी प्रेपोजिशन है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा इंफिनिटिव है? तो टू प्लस बेस फॉर्म जब आ जाती है वो तो इंफिनिटिव हो जाता है।
ये इसके बाद कोई नाउन नाउन जैसी कोई चीज नहीं आई, ये एडवर्ब बन गया, ये इंफिनिटिव बन गया, लेकिन इसके बाद नाउन आ गया है, इसको हम बोलेंगे कि ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है, उसके बाद कोई नाउन या नाउन जैसी कोई चीज नहीं आई, वो एडवर्ब है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी इंफिनिटिव। अब इसको प्रेपोजिशन नहीं मानना आपने, और ये क्या बन जाएगी, ये प्रेपोजिशन हो जाएगी। तो प्रेपोजिशंस का तारुफ हमें हो गया, इंट्रोडक्शन हमें पता चल गया। वर्ड दैट इज यूज बिफोर अ नाउन और नाउन वेरिएंट, नाउन या नाउन जैसे किसी वर्ड से पहले लगे और उसका रिलेशन किसी और वर्ड के साथ शो करे, वो प्रेपोजिशन होता है। कुछ कॉमन प्रेपोजिशन जो बच्चों को परेशान करती हैं, उनको डिटेल से डिस्कस करने लगा हूं। सबसे पहले आता है बाय। आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो बाय के बाद उस परफॉर्म करने वाले को आप मेंशन कर सकते हैं। दरवाजा खटखटाया अली ने, तो आप द डोर इज नॉक्ड बाय अली। लेटर लिखा है अहमद ने, तो लेटर इज रिटन बाय अहमद। ठीक है, लेसन पढ़ाया है टीचर ने, तो द लेसन इज टॉट बाय टीचर। तो जो डूअर है, परफॉर्मर है, एजेंट है, वो उसको आपने बाद में लेकर जाना है, तो आप बाय लगाकर परफॉर्मर का जिक्र करते हैं किसी टूल के साथ। अब देखो मैंने लिखा लेटर इज रिटन बाय तनवीर, लेकिन लिखा है पेन के साथ, विद अ पेन। तो टूल आ जाए उससे पहले हम विद लगाते हैं। टूल कोई भी हो सकती है, पेन नहीं हो सकता। सिर्फ वो जो कारपेंटर ने जो है वो दरवाजा बनाया, द डोर वॉज मेड बाय कारपेंटर विद हैमर। ठीक है, तो विद के बाद आती है टूल, और बाय के बाद आता है एजेंट, पर्सन। विद के बाद आती है टूल, और लिखा गया है, अगर कुछ लिखा गया है, इंक की बात करें तो इन रेड, इन वाइट, इन ब्लैक। तो इंक की बात करेंगे तो इन, जिस टूल से लिखा गया है, पेन से लिखा गया है, मार्कर से लिखा गया है, तो वो विद, और जिसने लिखा है वो बाय है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। एजेंट का और टूल का आगे जाके भी आएगा इसका तस्करा, लेकिन आप पहले ही इसको सीख लें। एजेंट को इंट्रोड्यूस करवाना तो बाय से, द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, द हाउस वॉज बिल्ट बाय वर्कर्स। सो बाय प्लस एजेंट। जब आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आप बस का जिक्र करते हैं, तो फिर आप बाय का वर्ड यूज करेंगे। मीन्स और मेथड शोज द वे समथिंग इज डन, किस तरीके से कोई काम हुआ है। आई सेंट द लेटर, कैसे, बाय ईमेल, यानी जरिया बताने लगे आप। ठीक है, ट्रेवल बाय ट्रेन इज चीपर, आई केम टू कॉलेज बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर। बाय एयर का मतलब है आप एयरप्लेन यूज करके आए हैं। बाय एयर, बाय ईमेल, बाय ट्रेन, आसान हो गया। अच्छा, जब भी टाइम डेडलाइन देनी है कि भाई मैं 30 तारीख तक आपके पैसे वापस कर दूंगा, तो बाय 30th। ठीक है, शोज द लेटेस्ट टाइम समथिंग मस्ट बी डन। ठीक है, तो आप उस टाइम से पहले पहले कोई काम करेंगे। कंप्लीट द होमवर्क बाय मंडे, यानी मंडे से पहले पहले काम कर लो। ही विल अराइव बाय 8 o'clock, यानी 8 o'clock से पहले पहले आ जाएगा। इसका मतलब है डेडलाइन है, इस काम इस टाइम से पहले पहले इधर 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 कहीं पे भी वो एक्शन हो सकता है। तो बाय का मतलब है डेडलाइन आपने तय कर दी उससे पहले पहले। अब बाय तीन जगहों पे पढ़ लिया, एजेंट, मींस और टाइम की डेडलाइन। ठीक है, अच्छा, अब जब आप कोई चीज को कहना चाहते हैं करीब करीब, यानी आप ये कहते हैं ही लिव्स कहाँ पे, बाय द रिवर, यानी बाय द रिवर का मतलब है कि रिवर के आसपास रहता है। ठीक है, शोज पोजीशन क्लोज टू समथिंग, तो क्लोज अगर आपने शो करना है तो आप ये कह देंगे। अब ऑन द रिवर तो वो रहता नहीं है, एट द रिवर भी नहीं रहता, बाय द रिवर का मतलब है रिवर के करीब रहता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर मेजरिंग समथिंग एंड यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ यूनिट बाय विच यू आर मेजरिंग दैट थिंग। तो कोई भी सब्सटेंस है उसको जब मेजर कर रहे होते हो, उस यूनिट के साथ बाय लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने अंडे खरीदे हैं, वो दर्जन के हिसाब से बाय डजन्स खरीदते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई बॉट एग्स विद डजन्स, टू डजन्स, बाय डजन्स। तो आप क्या कहेंगे, जब भी आपने यूनिट का नाम लेना है बाय डजन्स कहेंगे। तो देखिए, रेट और मेजरमेंट में ही इज पेड बाय द आवर, तो घंटे के हिसाब से उसको किया जाता है। ऑफ द आवर, फॉर द आवर, टू द आवर नहीं। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन्स। ठीक है, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, वाटर इज बोट ब्रॉट
बाय द बकेटफुल, बकेटफुल, ठीक है। तो बाय के बाद आप रेट या मेजरमेंट लगाएंगे। डायमेंशन और साइज बताना हो, मिसाल के तौर पे आप कहते हो ये कमरा जो है 10 फीट बाय 12 फीट है, तो तब भी आप बाय यूज करते हो। ये पहली कॉमन प्रेपोजिशन हम पढ़े हैं अभी। मैथमेटिक्स या परसेंटेज बतानी है तो आप क्या कहते हो, डिवाइड 20/5, 20/5। हिज सैलरी इंक्रीज बाय 10%, 2 4 ऑफ 8 नहीं, ठीक है। तो ये बाय वाली सारी बातें आपने पढ़ ली हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात एक तो एजेंट वाली थी और एक ये लास्ट थी जिसमें आपने यूनिट्स, रेशो, रेट, डायमेंशंस की बात की है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं विद। शुरू में मैंने बता दिया जब आप टूल की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो आप विद यूज करेंगे। शोज व्हाट इज यूज, मिसाल के तौर पे ही कट द पेपर विद सीजर्स, सो ये टूल यूज किया। अब यूं भी कह सकते थे द पेपर वॉज कट विद सीजर्स बाय हिम। बाय लगाकर आप हिम यानी पैसिव में जाएंगे तो बाय लगाकर पर्सन आएगा और विद लगाकर टूल आएगा। तो पैसिव में देखो, ये आप ये कहते हो द चेयर वॉज मेंडेड बाय अली, अली ने इसको मेंड किया। अगर बाय अली नहीं है, विद अ हैमर, तो अब हैमर हमें पता है टूल है, तो टूल आ रही है तो आप विद यूज कर रहे हो, एजेंट आ रहा है तो आप बाय यूज कर रहे हो। इसको आपने याद रख लेना है, ठीक है। ओके। जब आपने किसी चीज का मैनर या क्वालिटी बतानी हो तो आप विद यूज करते हो, जिससे स्टाइल, बिहेवियर, कंडीशन। मिसाल के तौर पे ही स्पोक कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली के लिए आप विद कॉन्फिडेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। ही वर्क्स विद पेशेंस, पेशेंटली, असल वर्क तो पेशेंटली है ना, ठीक है। तो आप ये देखें कि आप जब कोई स्टाइल या बिहेवियर शो करना है तो आप विद का यूज कर सकते हो। कंपनी या एसोसिएशन के लिए भी, यानी जब इकट्ठे होना हो तब भी आप विद का यूसेज करते हो। आई वेंट टू पार्क किसके साथ, विद माई फ्रेंड्स। पोजेशन शो करने के लिए या फीचर, शोज हैविंग और कंटेनिंग, कैसे, अ गर्ल विद ब्लू आईज, इसका मतलब ये आंखें लड़की की हैं, ऑफ ब्लू आईज नहीं कहेंगे, गर्ल ऑफ ब्लू आईज नहीं, गर्ल विद ब्लू आईज, ठीक है। अ बैग विद 2 पॉकेट्स, आसान है ना, बस मिस्टेक नहीं आपने करनी। तो यहां पे देख लें कि ये जो विद है और ये जो विद है, ये एक्चुअली शो क्या कर रहा है कि इस चीज की पोजेशन है, या इस चीज, ये बैग के फीचर्स हैं। बैग विद 2 पॉकेट्स, गर्ल विद ब्लू आईज, ठीक हो गया। ऑफ की बात करें तो जब भी किसी की पोजेशन शो करनी है, बिलोंगिंग शो करनी है, आप ऑफ यूज करते हो। द कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ द स्काई मतलब ये चीज इसकी है। अब विद आप यूज कैसे कर रहे थे, विद यूज कर रहे थे कि ये वाली चीज इसकी है, यानी यूं था। ऑफ यूज करते हो तो कहते हो कि ये वाली चीज इसकी है, ठीक है। गर्ल विद ब्लू आईज, इसका मतलब ऐसी लड़की जिसकी आंखें ब्लू हैं। अब आईज ऑफ गर्ल, इसका मतलब ये आईज इस गर्ल की हैं, तो ऑफ लगा के इसका मतलब है पोजेशन अगले पर्सन की है। ओके। द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, द सन ऑफ अली, ये जो सन है ये अली का है, ठीक है। ये पोजेशन शो करने के लिए हम ऑफ यूज करते हैं। पार्ट और क्वांटिटी, ग्लास ऑफ वाटर, पीस ऑफ केक, ये तो बच्चों वाला, ये हमें पता ही है। क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक, मैन ऑफ विजडम, मैन विद विजडम नहीं, एक ऐसा इंसान जिसमें अकल हो, उसे कहते हैं मैन ऑफ विजडम, ठीक है। अ वुमेन ऑफ करेज, अब आप करेक्टरिस्टिक बता रहे हो, खूबी बता रहे हो, अ वुमेन ऑफ करेज, मैन ऑफ विजडम। तो खूबी बताने के लिए, करेक्टरिस्टिक, क्वालिटी बताने के लिए आप ऑफ यूज कर सकते हैं। रीजंस देने के लिए, अब देखो ये तो आगे जाके पढ़ेंगे अलग से भी, डाइड ऑफ कैंसर, तो किसी चीज की रीजन शो करनी है तब भी हम ऑफ यूज करते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर मतलब ये कॉज ये बना था, ये कॉज है, तो कॉज शो करने के लिए भी हम ऑफ यूज करते हैं। ही वॉज अफ्रेड, किस चीज से अफ्रेड है, कॉज है ना, ये देखें। अब देखो, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ, तो हम कॉन्फिडेंट के साथ भी ऑफ लगाते हैं, हम अफ्रेड के साथ भी ऑफ लगाते हैं, हम वॉइड, डिवॉइड, फुल, ठीक है, इन सब के साथ ऑफ लगाते हैं। कॉन्फिडेंट ऑफ एतमाद है, अफ्रेड ऑफ, वॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ, फुल ऑफ, ठीक है। इन और वेयर, बी वेयर ऑफ, बी वेयर ऑफ, तो इन सब के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑफ यूज कर रहे हैं। ये आपने ये बात याद रख लेनी है, ठीक है। फिक्स प्रपोजिशंस इनको ही बोलते हैं। अच्छा, फ्रॉम जब यूज कर, फ्रॉम पे आ गए, चौथी चीज है फ्रॉम।
तो इसका मतलब है जब किसी चीज का ओरिजिन या सोर्स बताना है तो आप फ्रॉम यूज करेंगे। शी कम्स फ्रॉम लाहौर, इसका मतलब है वो लाहौर की ओरिजिनेट है, वो लाहौर से है। ही बोरोड मनी, कहाँ से, सोर्स क्या है, हिज फ्रेंड। तो सोर्स बताने के लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम और प्लेस, द स्कूल रन्स फ्रॉम और टू, ये दो कंजंक्शंस आ गई, पेयर कंजंक्शन, सॉरी पेयर प्रेपोजिशन जिसे कहते हैं। द स्कूल रन्स फ्रॉम 8 AM टू 1 PM, ठीक हो गया। ही वॉक फ्रॉम हिज होम टू द ऑफिस। तो स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम और कहां तक जा रहा है, टू। फ्रॉम और टू में भी इसको जाके आगे भी पढ़ेंगे, फ्रॉम और टू को स्टार्टिंग और एंडिंग तक, ठीक है। ये भी याद रख लेना मेरे भाइयों और बहनों। कॉज और रीजन शो करने के लिए सफर्स फ्रॉम फीवर, लेकिन इल विद फीवर। इल आएगा तो विद आएगा, ये भी मैं साथ साथ एक्सेप्शन बताता जा रहा हूं। इल विद फीवर और सफर फ्रॉम फीवर, ठीक है। सफर आएगा तो फ्रॉम, इल आएगा तो विद, ये बात आपने याद रख लेनी है, ठीक है। सफर्स फ्रॉम फीवर, इल विद फीवर। शी इज टायर्ड फ्रॉम वर्किंग ऑल डे, ठीक है। हालांकि हम टायर्ड ऑफ भी यूज करते हैं, जब आप एग्जॉस्टेड हो तो हम ऑफ यूज करते हैं, लेकिन कॉज और रीजन के लिए हम फ्रॉम भी एक्सेप्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं। आगे चले तो सेपरेट करना, कीप अवे फ्रॉम फायर यानी दूर रहना है। कीप अवे फ्रॉम का मतलब है दूर रहना है किसी से, तो सेपरेट करके रखना, डिफरेंट रखना। हाउ इज दिस बुक डिफरेंट फ्रॉम, तो देखे ना, डिफरेंस शो करने के लिए भी हम फ्रॉम यूज कर रहे हैं, और कीप अवे यानी सेपरेट करने के लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्रॉम यूज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं टू और टू वर्ड्स, बस सिंपल सा वन वर्ड डिफरेंस है। टू का मतलब है जब आप मंजिल मकसूद, डेस्टिनेशन का जिक्र करते हैं तो टू यूज करेंगे। टू वर्ड्स का मतलब है आप सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हो, तो टू वर्ड्स आपने यूज करना है डायरेक्शन के लिए, टू यूज करना है डेस्टिनेशन के लिए, मंजिल जहां पहुंचना है। गोइंग टू स्कूल, स्कूल ही जाना है। गोइंग टू वर्ड स्कूल सिर्फ दिशा बता रहे हैं, दिशा मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं, तो डायरेक्शन बताने के लिए आप टू वर्ड्स का यूज करेंगे, और डेस्टिनेशन के लिए आप टू का यूज करेंगे। ये देखें, टू डेस्टिनेशन के लिए ही वेंट टू स्कूल, स्कूल ही गया है। शी वॉक टू द मार्केट, मार्केट ही गई थी, ठीक है। तो आगे देखो, डायरेक्शन के लिए ही इज रनिंग टूवर्ड्स द पार्क, पार्क नहीं जा रहा, पार्क की तरफ जा रहा है, ठीक है। शी लुक टूवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ देखा, ऊपर मुंह कर लिया। अब रास्ते में किसको देखा जा रहा है कोई पता नहीं, ऊपर हो सकता है परिंदे को देखा जा रहा हो, या वैसे ही ऊपर देख लिया हो, तो टूवर्ड्स उसकी डायरेक्शन, सिम्त, दिशा शो करती है, ठीक है। अब अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो जो रेसिपिएंट है उसको, उसके साथ टू यूज करेंगे। आई गेव द बुक, किसको, टू अली, ठीक है। आई गेव द बुक टू रेसिपिएंट। शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड, तो रेसिपिएंट इनवाइटेड, ठीक है। वैसे तो इनवाइट के बाद एक्टिव में हम यूज नहीं करते, लेकिन कहां इनवाइट किया गया, इनवाइटेड टू द पार्टी। तो जब आप रेसिपिएंट का जिक्र करना चाहते हैं हम उसके बाद टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये गिव और रोट है, इसके अलावा भी तो हो सकते हैं ना, ही ही गेव आ कैमरा टू मी, तो ये टू के बाद किसको दिया गया है, रेसिपिएंट कौन होगा वो, उससे पहले आप टू यूज करेंगे, ठीक है जी। आगे चलें तो एटीट्यूड और बिहेवियर के लिए आप टू वर्ड्स यूज करेंगे। ही इज काइंड टूवर्ड्स चिल्ड्रन, तो ये बिहेवियर के लिए टू वर्ड्स यूज किया। हर बिहेवियर टूवर्ड्स मी वाज फ्रेंडली, तो बिहेवियर और एटीट्यूड के लिए आप टू वर्ड्स का वर्ड यूज करते हैं। लैटिन एडजेक्टिव बड़ी जरूरी चीज है ये, तो पास पेपर में कई दफा आ चुका है। ही इज जूनियर टू मी, तो याद रख लो सीनियर, जूनियर, ठीक है। इंफीरियर ये लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, और सुपीरियर, इनके साथ देन का वर्ड यूज नहीं होता कंपैरिजन करते हुए, टू का वर्ड यूज होता है, ठीक है। फिर प्रिफर और प्रेफरेबल, प्रेफर या प्रेफरेबल, फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर, फिर प्रायर, और फिर इसके अलावा इंजूरियस, इंजूरियस जैसे कहते हैं ना कि खतरनाक है, फॉर नहीं होगा। द स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, नहीं, इंजूरियस टू हेल्थ, तो इंजूरियस के साथ भी आप टू यूज करते हैं। तो अब आपने देख लिया सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर,
ठीक है, इंजूरियस, इन सब के बाद आपको टू यूज करना है। आई प्रिफर टी टू कॉफी, तो ये लैटिन एडजेक्टिव्स का मतलब है ऐसे एडजेक्टिव जो लैटिन कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों के बीच में, उनके साथ आप टू यूज करेंगे। और ये कई दफा, यानी ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, कई दफा पेपर में आ चुका है। अच्छा, आगे चलें तो आगे हमारे पास अभी और भी है। जब आप टाइम एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं 10 minutes to 5, इसका मतलब है 4:50 हो गए हैं। 4:50 हो गए, इसका मतलब है कि 10 मिनट रह गए हैं किसमें, 5 बजने में। तो 10 मिनट 5 बजने में रह गए हैं, तो आप क्या कहते हैं, 10 minutes to 5। या अगर 4:45 हुए हैं तो अब 15 मिनट रह गए हैं, 15 को हम क्वार्टर भी कहते हैं। अगर तो क्वार्टर रह गया है 5 बजने में तो हम क्या कहेंगे, क्वार्टर टू 5, क्वार्टर टू 5। लेकिन अगर 5:15 हो गए हैं, 5:15 हो गए हैं, यानी 15 मिनट आगे चले गए, तो हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट 5। क्वार्टर पास्ट 5 का मतलब है आगे निकल गए हैं, और क्वार्टर टू 5 का मतलब है 5 बजने में 15 मिनट रह गए हैं। ठीक है, खैर यहाँ पे हम टू पढ़े हैं, इट इज 10 minutes to 5, इसका मतलब क्या है, 10 मिनट रह गए हैं 5 बजने में। द मीटिंग इज फ्रॉम 9 to, ये फ्रॉम और टू हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लो जी, ये टू और टू वर्ड्स का डिफरेंस भी आपको समझ आ गया। एट आ जाइए, एट। एट का मतलब है एग्जैक्ट प्लेस या लोकेशन, यानी ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब दरवाजे के ऊपर नहीं है, दरवाजे पर आ गया बंदा, एट द डोर। ठीक है, वी मेट एट द बस स्टॉप। अब स्टेशन के लिए सुनिए, जब भी आप स्टेशन जाते हैं यू आर एट स्टेशन। और जब भी ट्रेन स्टेशन पे आती है वो हम क्या कहेंगे, अगर ट्रेन आ गई है, ट्रेन ट्रेन अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म, एट प्लेटफॉर्म, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं चढ़ती, इसलिए अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म। और आप भी पहुंच गए एट स्टेशन, यू अराइव्ड एट स्टेशन, ट्रेन अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं, इस तरह के तख्ते के ऊपर खड़े हैं, तो आप ऑन का वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि सरफेस के ऊपर कोई चीज होती है तो ऑन होता है। अब ट्रेन सर उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे नहीं आती, ट्रेन तो पटरियों पे रहती है, प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ होता है, यूं करके ट्रेन आती है ताकि लोग प्लेटफॉर्म से उसके अंदर चढ़े। तो ट्रेन अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म, बट यू आर स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। जब आपकी बात की जाए तो यू ऑल्सो अराइव एट स्टेशन, एट स्टेशन। अब स्टेशन एक पूरी लोकेशन है जिसके लिए हम यूज करते हैं एट स्टेशन। ठीक है, तो ये सारी बात आपको समझ आ चुकी है। एट द डोर, एट बस स्टॉप, ये एग्जैक्ट प्लेस या पोजीशन के लिए हम एट का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्लॉक टाइम, जो भी क्लॉक टाइम होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। द ट्रेन लीव्स एट 6 o'clock, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट यूज करते हैं। शी कॉल्ड मी एट मिडनाइट। टारगेट और एक्शन के लिए भी, ही थ्रू द बॉल एट मी, तो टारगेट और एक्शन के लिए भी हम एट का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, इधर देख लो, इधर एक और बात भी है। एट एग्जैक्ट टाइम का मतलब ये है कि आपने एग्जैक्ट टाइम के साथ एट यूज करना है। आगे जाके एट, अभी टाइम की प्रपोजिशन में हम पढ़ेंगे, फेस्टिवल्स के साथ भी एट यूज होता है। ठीक है, तो इसकी अभी आगे जाके रेपिटेशन भी होगी। शी शाउटेड एट द ड्राइवर, तो ड्राइवर पर शाउट किया मतलब एट द ड्राइवर। अब ये वाली बातें आपको समझ आ गई होंगी। एट द डोर, एट द बस स्टॉप, एट हॉस्पिटल का मतलब है अब आप हॉस्पिटल की सिर्फ लोकेशन बता रहे हैं, एडमिट नहीं है। इन हॉस्पिटल मतलब यू आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। एट हॉस्पिटल मतलब यू आर विजिटिंग समवन एट हॉस्पिटल। ठीक है, एट हॉस्पिटल सिर्फ लोकेशन के लिए होगा। ओके, एज बताने के लिए, ही लेफ्ट स्कूल व्हेन, एट 16, इन 16 नहीं, एट 16। तो एज बताने के लिए, टारगेट एक्शन बताने के लिए, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, एग्जैक्ट प्लेस या पोजीशन बताने के लिए आप एट का वर्ड यूज करते हैं। ऑन, ये ऑन है, सरफेस एरिया, पोजीशन, कांटेक्ट विद द सरफेस, सरफेस के ऊपर। अब मेरे सर पे मैंने कुछ भी दुपट्टा ले लिया, मैंने हैट पहन ली, कैप पहन ली, वो मेरे सर के साथ टच हो रही है तो ऑन कहूंगा, ऑन हेड। ठीक है, ऑन का वर्ड यूज करना है। सरफेस एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर हम ऑन का वर्ड यूज करेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल, देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, सरफेस एरिया के बिल्कुल ऊपर। अच्छा, अब यहां पे ऑन के और भी कुछ चीजें समझें। जब आप सरफेस एरिया के ऊपर हैं, ऑन द ग्रास, सरफेस एरिया के ऊपर है ऑन द ग्रास।
अगर आप चटाई के ऊपर हैं, ऑन द मैटेड बेड, लेट्स सपोज, या चारपाई पे हैं ऑन द मैटेड बेड, तो ऐसी जगह जहां पे सरफेस एरिया, वहां पे आप ऑन यूज करोगे। स्टेज पे हो तो आप क्या कहोगे, ऑन द स्टेज। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट सीख लें साथ साथ ही, कि आप ऑन का मतलब है कि आप सरफेस एरिया के ऊपर हैं। ये स्टेज था या प्लेटफॉर्म था, और या आप यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जितनी इस पे ही रहेंगे तो ये आप ऑन है। लेकिन अगर आप इससे नीचे उतर रहे हैं, यहाँ स्टेज था, स्टेज से नीचे उतर रहे हैं, तो आप कहेंगे यू आर गोइंग ऑफ द स्टेज। ऑफ डबल एफ वाला, अब आप सरफेस एरिया के नीचे उतर रहे हो। लेकिन सरफेस एरिया के ऊपर चढ़ रहे हो, यानी नीचे थे आप, सरफेस एरिया के ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी ग्रास पर जा रहे हैं, मैटेड बेड पर जा रहे हैं, स्टेज पर जा रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं ऑन टू, गोइंग ऑन टू द स्टेज। तो डायनेमिक प्रपोजिशन क्या होगी, अगर आप स्टेज के ऊपर ही हैं तो ऑन द स्टेज, स्टेज से उतर रहे हैं तो ऑफ द स्टेज, स्टेज पर चढ़ रहे हैं तो ऑन टू द स्टेज, ऑन टू द स्टेज। अब आपको समझ आ गई है। तो तीन बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं। व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, ऑलरेडी ऑन द स्टेज हैं, लेकिन अगर आप स्टेज पर चढ़ रहे हैं तो ऑन टू द स्टेज, और स्टेज से उतर रहे हैं तो ऑफ द स्टेज, गोइंग ऑफ द स्टेज। इसी तरीके से अगर आप बस पर हैं, ऑन बस, प्लेन पर हैं, ऑन प्लेन, ट्रेन पर हैं, ऑन ट्रेन, ऐसी कोई भी व्हीकल जिस पर सवार होकर आप चल फिर सकते हैं तो उसके ऊपर आप सवार हैं, आप हमेशा कहते हैं ऑन बस। चाहे आप कुर्सी पे बैठे हैं, अंदर सीट पे बैठे हैं, आप सीट पे बैठे हुए हैं, आप कहां हैं, आई एम नॉट इन द बस, आई एम ऑन द बस, ठीक है, आई एम ऑन द बस, क्योंकि बस वो व्हीकल है जिसमें हम चल फिर सकते हैं, ठीक है। सो ऑन द बस, ऑन द प्लेन, ऑन द ट्रेन, और ऑन द शिप, शिप पर भी आप जब सवार होते हैं तो हम क्या कहेंगे, ऑन द शिप। अब आप बस पर सवार होना चाह रहे हैं तो गेटिंग, गेट यूज किया या गो यूज किया, बस पर सवार होने लगे हैं, ऑन टू, गेट ऑन टू बस, प्लेन, ट्रेन और शिप। तो ये व्हीकल का भी आपको समझ आ गया कि बस पर सवार होना हो, शिप पर, प्लेन पर या ट्रेन पर, तो हम उसके साथ भी ऑन टू का वर्ड यूज करेंगे। अब आप इन्हीं चीजों से नीचे उतर रहे हैं, गेटिंग ऑफ बस, प्लेन, ट्रेन, शिप। तो बच्चों आपको सर ने क्या समझाया, आपको सर ने समझाया अगर तो आप बस पर सवार हैं तो हम ऑन यूज करेंगे, बस से उतर रहे हैं तो ओ डबल एफ वाला यूज करेंगे, गेट ऑफ, गेटिंग ऑफ, गोइंग ऑफ और गेटिंग ऑफ द बस। चढ़ रही है तो गेटिंग ऑन टू द बस, ऑन टू द प्लेन, ऑन टू द ट्रेन, ऑन टू द शिप। मतलब अगर लोकेशन ऐसी है जैसे सरफेस एरिया है तो उसके ऊपर है ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल है, टेबल पर कोई चीज रखी जा रही है तो गोइंग ऑन टू द टेबल, गोइंग ऑन टू द टेबल, टेबल से नीचे आ रही है तो गोइंग ऑफ द टेबल। और मैंने एक अलग बता दी बात कि अगर आप प्लेन, ट्रेन, बस या शिप पर हैं तो ऑन, उस पर सवार हो रहे हैं तो गेटिंग ऑन टू, और उतर रहे हैं तो ओ डबल एफ वाला ऑफ। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब बस पर सवार होने के लिए, ट्रेन पर सवार होने के लिए, प्लेन पर सवार होने के लिए जब आप गेट का वर्ड यूज करते हैं तो उसके साथ आप ये प्रीपोजिशन यूज करते हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड का वर्ड यूज करते हैं तो बोर्ड यानी सवार होना, इसका मतलब भी सवार होना है, बोर्ड द ट्रेन, बोर्ड के साथ नो प्रीपोजिशन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार मैं बस पर सवार हो रहा हूं, आई एम बोर्डिंग द बस, बोर्डिंग द प्लेन, बोर्डिंग द ट्रेन, बोर्डिंग द शिप। सो बोर्ड के साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होनी, गेट के साथ प्रपोजिशन अगर आपने यूज करनी है, ट्रेन, प्लेन, शिप और बस के लिए हम ऑन टू, अगर आप उस पर सवार हो रहे हो, ऑलरेडी सवार हो तो ऑन, और उतर रहे हो तो ओ डबल एफ वाला ऑफ यूज करेंगे। ये बात आपको ऑन वाली ऑफ वाली बताना जरूरी थी और ये आपको याद हो जानी चाहिए। आगे चले, आपके पास डे और डेट, जब भी डे और डेट आ गया ना, साथ में चाहे महीना और साल भी लिखा हुआ है, मंथ और ईयर भी आ गया, लेकिन मंथ और ईयर के साथ डेट आ गया तो हम डेट और डे के साथ हमेशा ऑन यूज करेंगे। बोर्न ऑन मंडे, ये डे आ गया, और ऑन 14 अगस्त, हालांकि महीने के लिए, मंथ के लिए हम इन लगाते हैं, इन अगस्त, लेकिन महीने के साथ डेट भी आ गई है तो डेट के लिए हम हमेशा
ओन यूज करेंगे। डे और डेट, डे डेट, डे डेट याद रखो। देखो मैं कहूंगा मैं आपसे मिलूंगा ईद पर, एट ईद। मैं आपसे मिलूंगा ईस्टर पर, एट ईस्टर। मैं आपसे मिलूंगा होली या दिवाली पर, एट दिवाली और एट होली। ठीक है, तो जब भी फेस्टिवल का नाम लेना है मैं उसके साथ एट यूज करूंगा। ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा मैं आपसे मिलूंगा ईद डे पर, मैं आपसे मिलूंगा ईस्टर डे पर, मैं आपसे मिलूंगा होली डे, हॉलीडे, हॉलीडे वाला छुट्टी वाला नहीं, हॉलीडे मतलब वो वाला डे जब हिंदू भाई लोग जो है, भाई बहन होली मनाते हैं, तो हम उनके साथ ओन यूज करेंगे। ऑन ईद डे। क्यों? हाँ क्यों, वजह, डे की वजह से हम ओन यूज करेंगे। ठीक है, डे की वजह से हम ओन यूज करेंगे। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि हम ओन यूज करते हैं विद सरफेस एरिया, ओन यूज करते हैं डे और डेट्स के लिए। फेस्टिवल अकेला आएगा, इवेंट का नाम अकेला आएगा तो हम एट यूज करेंगे, लेकिन इवेंट के नाम के साथ डे आ जाएगा तो हम ओन यूज करेंगे। ठीक हो गया, ये वाली बात भी बच्चों को समझ आ गई। टॉपिक और सब्जेक्ट, मैंने फिजिक्स पे लेसन दिया, मैंने मोरालिटी पे लेसन दिया, तो मैं क्या कहूंगा, ही गेव अ लेक्चर ऑन फिजिक्स, ऑन मोरालिटी। शी रोट अ बुक ऑन हिस्ट्री। तो सब्जेक्ट और टॉपिक के लिए भी हम ऑन यूज करते हैं। ठीक है, डिवाइस और मीडियम के लिए, जैसे मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑन फोन और ऑन टीवी। ठीक है, तो ये ही शी इज टॉकिंग ऑन द फोन। डिवाइस और मीडियम के लिए ऑन यूज करेंगे। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, एट या ऑन में से अगर ऑप्शन आए तो ऑन यूज करेंगे। आई सा इट एट टीवी नहीं, ऑन टीवी। इन टीवी भी नहीं, इन लगेगा कि ठीक है, गलत हो जाएगा वो। आई सा हिम डैश टीवी, तो हम कहेंगे ऑन टीवी, नॉट इन टीवी, याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इन। जब इनक्लोज एरिया के अंदर है, क्लास के अंदर है, स्टेडियम के अंदर है, आप किसी इनक्लोज एरिया के अंदर प्लेस में हैं, तो हम हमेशा इन यूज करेंगे। द पेन इज इन द बॉक्स, शी इज सिटिंग इन द रूम। टाइम पीरियड जिसमें मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज, सीजन्स, उनके साथ हम इन यूज करेंगे। बोर्न इन 2005। ठीक है, वी विल गो ऑन अ ट्रिप इन दिसंबर। और द मुगल एम्पायर रूल्ड इन द 16th सेंचुरी। और मैनर और कंडीशन के लिए स्पोक इन एंगर, कैसे, इन एंगर, नॉट विद एंगर, विद एंगर नहीं लगाएंगे, इन एंगर लगाएंगे। शी वॉज ड्रेस्ड इन रेड, कैसे जी, रेड कपड़ों में मलबूस, तो रेड। अच्छा, फील्ड एरिया ऑफ वर्क के लिए वो किस में एक्सपर्ट है, ही इज एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। तो एक्सपर्ट, अडेप्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, इनके साथ हम इन यूज करते हैं। एक्सपर्ट इन, अडेप्ट इन, इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है किसी चीज में आप एक्सपर्ट हैं। शी वर्क्स इन आ बैंक, तो एरिया के लिए, फील्ड के लिए हम इन यूज करते हैं। अच्छा, अब इसमें आपने जब ये बात सीख ली तो यहां पे आपको ये सीखना है कि ऐसी जगह जिसमें आप चल फिर नहीं सकते, जैसे कैबन में आप बैठे हैं, ट्रक के कैबन में, तो हम कहेंगे इन, सिटिंग इन द कैबन। कार में है तो सिटिंग इन कार, बोट में है तो सिटिंग इन बोट। अब बोट पर सवार हो रहे हैं, गेटिंग इनटू द कैबन, इनटू द कार, इनटू द बोट। और गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं, हम कहेंगे गोइंग आउट ऑफ कैबन, आउट ऑफ कार, आउट ऑफ द बोट। तो अभी पीछे मैंने ओन के लिए व्हीकल्स बताई थी, वो व्हीकल्स जिनमें हम चल फिर सकते हैं उसके लिए हम ओन का वर्ड यूज करते हैं। ये वाली व्हीकल जिसमें हम बैठ जाते हैं, चल फिर नहीं सकते कार में आप, तो उसके लिए इन का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये वाली बात अब आपको समझ में आ गई। गाड़ी में सवार हो रहे हो तो गेटिंग इनटू द कार हो जाएगा। अच्छा, टाइम पीरियड, मंथ्स, ईयर, सेंचुरीज मैंने बता दिया आपको, मैनर, कंडीशन, फील्ड ऑफ एरिया भी बता दिया। अब ये एक छोटी सी समरी है, ये चार प्रिपोजिशन जो हमने पढ़ी हैं, पांच सॉरी। तो टू डेस्टिनेशन के लिए, टू रेसिपिएंट के लिए भी, और इंफिनिटिव वर्ब के साथ भी हम टू यूज करते हैं।
और साथ में मैंने आपको बताया लैटिन एडजेक्टिव्स के लिए, लैटिन एडजेक्टिव्स के लिए भी हम टू यूज करते हैं। टूवर्ड्स डायरेक्शन के लिए या एटीट्यूड बताने के लिए, एट एग्जैक्ट टाइम प्लेस और टारगेट शो करने के लिए, सरफेस एरिया, डे डेट और सब्जेक्ट या डिवाइस, जैसे टीवी पे मैंने देखा तो साहिम ऑन टीवी, इन इनसाइड इनक्लोज एरिया के लिए, टाइम यानी जो लॉन्गर पीरियड टाइम होता है, मंथ ईयर सीजन के लिए इन यूज करते हैं, कंडीशन के लिए और फील्ड के लिए यानी वो कहां काम करता है, इन द बैंक काम करता है, उसके लिए हम इन का वर्ड यूज कर रहे हैं। लो जी, फिक्स प्रपोजिशन आ जाए एग्री। एग्री विद हमेशा पर्सन या उस पर्सन या उस चीज के साथ, टू हैव सेम ओपिनियन और फीलिंग एज समवन एल्स, किसी और तरह के ओपिनियन या फीलिंग होने के लिए हम विद यूज करते हैं। डू यू अग्री विद द असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, तो असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन का मतलब है क्या आपका भी ओपिनियन असेसमेंट से मिलता जुलता है। एग्री विद हर हस्बैंड, एग्री विद द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, क्या आपकी सोच भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से मिलती जुलती है, इसका मतलब है सेम सेम ओपिनियन होगा तो एग्री विद। सेंटेंस को देख लेना, अगर सेम ओपिनियन की बात हो रही है तो एग्री विद। एग्री टू का मतलब है किसी को कॉन्सेंट देना, एक्सेप्ट कर लेना। अब सेम ओपिनियन की बात नहीं हो रही, यहां पे आ जाती है टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस, शराइतो जवाबत, ही एग्री टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, विल यू एग्री टू माई सजेशन। अब एग्री करने का मतलब सेम ओपिनियन नहीं है यहां पे। यहां पे एग्री करने का मतलब क्या है कि आप मानेंगे बात के नहीं मानेंगे, आप रजामंदी जाहिर करेंगे कि नहीं करेंगे। ऊपर था सेम ओपिनियन, जैसा आप सोचते हो वैसा मैं, आई एग्री विद यू, आई एग्री टू योर सजेशन, ओके मैं मान लेता हूं आपका सजेशन। यहां पे सजेशन का मतलब है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं कॉन्सेंट दे रहा हूं, ठीक है। एग्री ऑन और अपॉन, इसका मतलब है किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आपकी इत्तफाके राय हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर। पहले था टर्म्स एंड कंडीशन को मानना, एग्री टू, लेकिन आप और मैं इस बात को मान रहे हैं, वी एग्रीड ऑन अ प्राइस फॉर द कार, कार की प्राइस रखी आपने 40 लाख और मैंने कहा 35 लाख और दरमियान में 37 पे हम मान गए, तो वी एग्रीड ऑन द प्राइस, एग्री ऑन। द टू कंट्रीज एग्रीड ऑन सीज फायर, तो म्यूचुअल कंसेंसस, कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ वाले लोग मान रहे हैं तो हम कहेंगे एग्री ऑन। ये तीन प्रपोजिशंस आपने एग्री की याद रख लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मेड, ये बच्चों को परेशान करता होता है। देखो मेड ऑफ का मतलब है कोई चीज जिससे बनी है उसकी वो उसका मटेरियल नजर आए, ये प्लास्टिक से बना है, मेड ऑफ प्लास्टिक। लेकिन ऐसी चीज जो जिस चीज से बनी है उसकी बनावट वो खत्म हो गई है, लेकिन हमें पता है, जैसे ये पेज है, द पेज इज मेड फ्रॉम वुड, अब इसमें लकड़ी वाली कोई चीज नहीं है, ये लकड़ी नहीं है लेकिन लकड़ी से बना है, लकड़ी नजर नहीं आ रही इसमें से, इसमें प्लास्टिक नजर आ रही है आपको, ठीक है। सो हम कहेंगे दिस इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड द पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। और आपका जो चेयर है अगर वो भी प्लास्टिक से बनी है तो उसमें चेयर में आपका सॉरी प्लास्टिक है या वुड है, चेयर की वुड नजर आ रही होगी। यहाँ पे देखो टेबल की वुड नजर आ रही होती है, आपका डाइनिंग टेबल है अगर वो वुड से बना हुआ है, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, दोनों में वुड आ रहा है। पहले मेड ऑफ का मतलब टेबल की वुड नजर आ रही है और पेपर की जो वुड है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन बना तो वुड से ही है, इसलिए इसको बोलेंगे कि मेड फ्रॉम मेड ऑफ। ये डिफरेंस भी आपको समझ आ गया। Made out of, when used when something is created an unusual or surprising way, यानी अनयूजुअल वे। ही मेड अ टॉय कार आउट ऑफ ओल्ड बॉक्सेस, यानी वो कई लोग आपने देखा होगा ना कि कई स्ट्रॉज होते हैं ना, वो जो जिससे आप बोतल पीते हैं, ठीक है, वो या जूस पीते हैं, स्ट्रॉ होते हैं जिसको वो देसी लोग पाइप भी कहते हैं, पाइप ठीक है, स्ट्रॉ। ओके, उन स्ट्रॉ से कई लोग बहुत से डेकोरेशन पीसेस बना लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ही मेड अ टॉय कार आउट ऑफ ओल्ड बॉक्सेस और स्ट्रॉस। तो सरप्राइजिंग वे में मेड आउट ऑफ भी हम यूज कर सकते हैं। मेड ऑफ एग्जैक्ट चीज हमें नजर आ रही है वो वाली बनावट में, मेड फ्रॉम का मतलब उस चीज से बना है लेकिन वो वाली चीज नजर नहीं आ रही, और मेड आउट ऑफ का मतलब सरप्राइजिंग वे में आपने किसी चीज से बना दिया, तो मेड आउट ऑफ, ठीक है। मेड विद का क्या मतलब है, यूज व्हेन एन इंग्रेडिएंट और टूल, ये देखो विद टूल आ गया ना, तो मैंने पहले भी ये विद बता दिया कि टूल के लिए। द केक इज मेड विद फ्रेश क्रीम, अब ये इंग्रेडिएंट था जो उसके प्रोसेस में यूज हुआ।
द स्कल्पचर वॉज मेड विद सिंपल टूल्स। तो टूल्स के लिए हम विद यूज करते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं बाय के साथ, ठीक है। बाय हमने कहा था एजेंट और विद हमने कहा था टूल्स के लिए। मेड बाय ये तो हमने कहा ही है कि उसका पर्सन, जो उसका क्रिएटर है, जो उसका एजेंट है, किसने बनाया है, अगर उसका जिक्र करना तो हम बाय कहेंगे। द पेंटिंग वॉज मेड बाय पिकासो। अब पिकासो ने, वो पर्सन ने बनाई है। दिस कार वॉज मेड बाय टोयोटा, तो वो जिसने बनाई है, एजेंट कौन है बनाने वाला, तो बाय हम यूज कर सकते हैं। किसके लिए बनाई गई है, मेड फॉर, द गिफ्ट इज मेड फॉर माई मदर, द कोर्स इज मेड फॉर बिगिनर्स, ठीक है। डाई, अगर आप ऑफ यूज करते हैं इसका मतलब है कॉज ऑफ डेथ बता रहे हो, रेफरिंग टू द कॉज ऑफ डेथ। ही डाइड ऑफ कैंसर, शी डाइड ऑफ हार्ट फेलियर, मेनी पीपल डाई ऑफ स्टारवेशन, तो ये कॉज हो गया। डाई फ्रॉम का मतलब है कि एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, ठीक है। जैसे शी डाइड फ्रॉम अ फॉल, गिर कर मर गई, डाई फ्रॉम अ फॉल। दे डाइड फ्रॉम देयर इंजरीज आफ्टर द एक्सप्लोजन। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर है, एक है इंटरनल फैक्टर, बीमारी अंदर ही अंदर आपको खा गई, कैंसर से मरे हैं, निमोनिया से मरे हैं, तो डाई ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। और अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ रहा है तो फ्रॉम। वैसे दोनों इंटरचेंजेबली भी बाजुकात यूज हो जाते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर, और सॉरी ही डाइड ऑफ निमोनिया, ही डाइड फ्रॉम निमोनिया, एक्सेप्टेबल है। तो ऑफ हमारे लिए प्रेफरेबल, यानी ऑफ को आपने पहली प्रायोरिटी पे लगना है। और फ्रॉम हम एक्सटर्नल, आपने बस देख लेना कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, तो ऑफ की ऑप्शन ना हो, या एक्सटर्नल फैक्टर जो पे पता चल रहा है ये एक्सटर्नल फैक्टर है इसकी डेथ का, तो फिर हम फ्रॉम यूज करेंगे, ठीक है। बहुत क्लियर होना चाहिए, आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। डाई फॉर के लिए किसी के लिए जान दे देना, किसी के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं, डाई फॉर द कंट्री, ही वुड डाई फॉर हिज कंट्री, डाई फॉर चिल्ड्रन, डाई फॉर देयर फ्रीडम। तो इसका मतलब है किसी के लिए जान कुर्बान करना, डाई फॉर हो जाएगा। डाई इन का मतलब है हादसे में मरना, जंग में मरना। जंग हो सकती है, हादसा हो सकता है, हॉस्पिटल में मर गया है, तो रेफरिंग टू द प्लेस सिचुएशन, प्लेस और सिचुएशन के लिए। डाइड इन द हॉस्पिटल, डाइड इन हर स्लीप, डाइड इन बैटल, तो सिचुएशन के लिए हम डाई इन यूज कर सकते हैं। डाई एट, इसका क्या मतलब है, एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट टाइम और प्लेस ऑफ डेथ। एट 3 PM, एट द एज ऑफ 90, एट हिज पोस्ट, तो ये एट भी हम यूज कर सकते हैं। डाई आउट, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका क्या मतलब है, रेफर्स टू एक्सटिंक्शन और ग्रेजुअल डिसअपियरेंस, आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज खत्म हो जाए। स्पीशीज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कोई रस्मो रवाज किसी सोसाइटी के जो आहिस्ता 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 खत्म हो जाए, पहले काम होता था अब नहीं होता, तो हम कहते हैं डाई आउट। द डायनासोर्स डाइड आउट, ऑल ट्रेडिशंस आर डाइंग आउट, मेनी लैंग्वेजेस आर डाइंग आउट, इसका मतलब है एक्सटिंक्ट हो रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। अच्छा, डाई ऑफ कॉज, डाई फ्रॉम एक्सटर्नल कॉज, डाई फॉर किसी के लिए जान कुर्बान करना, डाई इन सिचुएशन, डाई एट एग्जैक्ट टाइम और प्लेस, डाई आउट का मतलब एक्सटिंक्ट करना। ये वाली बातें आपने समरी भी इसकी पढ़ ली। कंसिस्ट के साथ जब ऑफ यूज होता है तो मल्टीपल चीजें हैं। द टीम कंसिस्ट ऑफ 5 प्लेयर्स, द मील कंसिस्ट ऑफ राइस, वेजिटेबल्स, चिकन, मल्टीपल चीजें आ गई। हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, तो कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाने का मतलब उसके बाद मल्टीपल चीजें आ रही हैं। लेकिन कंसिस्ट के बाद इन आ जाए, इंपॉर्टेंट बात है, used when referring to the nature, essence or main point of something, especially when it is abstract or intangible noun। यानी आपने ये कहना है हैप्पीनेस कंसिस्ट इन सिंपल थिंग्स, तो हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, उसके कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, जैसे ऑफ, मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे तो ऑफ एक ही एलिमेंट है, मेन पार्ट की बात कर रहे हो तो इन यूज करेंगे। द सक्सेस ऑफ द कंपनी कंसिस्ट इन टीम वर्क, द विजडम कंसिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग, हैप्पीनेस कंसिस्ट इन, आगे जो भी लगा दो, सक्सेस कंसिस्ट इन हार्ड वर्क, हैप्पीनेस कंसिस्ट इन, आगे, ठीक है। यानी आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि मेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब आता है उसकी आपने कंपोजिशन की बात करनी है तो कंसिस्ट इन, कोई और चीज जो कि टेंजिबल है उसकी कंपोजिशन की बात करनी है तो कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, इसके साथ एक और बात आपको सीखनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कंप्राइज। जब कंप्राइज आता है तो कंप्राइज के साथ नो प्रेपोजिशन, कंप्राइज एक्टिव वॉइस में आ जाए तो नो प्रेपोजिशन। द क्लास कंप्राइजेज मैनी स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, द क्लास कंप्राइजेज फर्नीचर टीचर, ऑफ नहीं लगाना, ठीक है, नो प्रेपोजिशन कंप्राइज के साथ। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में आ जाए, यानी बी आ जाए, बी का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, इज, एम, आर, वोज, वर,
BEEN थर्ड फॉर्म, BEING बीइंग, और ये बेस फॉर्म खुद, इसके साथ कंप्राइज्ड लिखा आ जाए तो आप ऑफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, द क्लास इज कंप्राइज्ड ऑफ मैनी स्टूडेंट। अकेला कंप्राइज आता है तो नो प्रेपोजिशन, ये वाली बात आपने याद कर लेनी है, बल्कि याद रख लेनी है। तो कंसिस्ट के साथ देखिए, द टीम कंसिस्ट ऑफ 5 प्लेयर्स, द मील कंसिस्ट ऑफ राइस वेजिटेबल्स एंड चिकन, कंसिस्ट ऑफ मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, ये बात हम पढ़ चुके हैं। हैप्पीनेस कंसिस्ट इन सिंपल, और ये इन आ गया क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ये थी फिक्स प्रीपोजिशन जो आपने पढ़ ली है। नाउ वी आर मूविंग टू प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से कई हमने पढ़ ली हैं तो जल्दी जल्दी हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इट वॉज क्वाइट कोल्ड एट होम ऑन द क्रिसमस ईव, तो डे डे आ जाता है, ईव का मतलब है 24 दिसंबर, यानी वो क्रिसमस से पहले वाली शाम। तो ये डे की तरफ रेफर कर रहा है, हमने ऑन यूज कर लिया, ठीक है। और आगे सीजन आ रहा है तो हमने इन यूज किया। तो हम इसमें पॉइंट टाइम के लिए एट, ऑन, इन, और एक्सटेंडेड टाइम के लिए ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, फ्रॉम, टू, विद इन, बाय सारी पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से। एट हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें पहले भी पढ़ ली हैं, इसको देख लें बड़े ध्यान से। हम यूज करेंगे एट नाइट, एट 7 o'clock, 8 o'clock क्लॉक टाइम के लिए, नाइट के लिए, हॉलीडेज अकेले आएंगे तो एट, इवेंट्स का नाम अकेला आएगा तो एट यूज करेंगे। ये बात पहले भी हो गई है, अब भी फिर पढ़ ली। ऑन यूज करेंगे जब भी डे आ जाए, डेट आ जाए, या पर्टिकुलर डे, यानी इवेंट के साथ डे लग जाएगा तब भी हम ऑन यूज करेंगे। ये भी मैंने डिटेल से पढ़ा दिया। ऑन संडे, ऑन 7th जून, ऑन ईद डे। अगर डेट लिखी आती है ना 44th जुलाई और 2025, तो ये अमेरिका का जो फ्रीडम नेशनल डे है, तो हम इसमें ऑन यूज करेंगे। हालांकि जुलाई भी आया है और ईयर भी आया है, ईयर जुलाई आने के बावजूद चूंकि डेट आई है, अब डेट बाद में भी चाहे आ जाए, July 4, 2025, फिर भी हम ऑन यूज करेंगे। डेट आ जाने से हम ऑन ही यूज करेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ द डे के लिए इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। मंथ के लिए भी इन जून, इन फरवरी, इन मार्च, अप्रैल। ईयर के लिए 2011, 12, 13, 14। डेकेड्स 19s, 90s टू 60s वो। और सीजन विंटर, समर, ये जो ऑटम, ठीक है, इनके लिए भी हम इन यूज करेंगे। ये बात भी आपको समझ में आ गई। एक्सटेंडेड टाइम, ड्यूरिंग का मतलब है एक टाइम के, आपने ब्रेक टाइम में जो है वो एंजॉय किया, ड्यूरिंग द ब्रेक, डांस किया ब्रेक टाइम में, ड्यूरिंग द ब्रेक, लेक्चर में आप सो गए ड्यूरिंग द लेक्चर। तो ड्यूरिंग का मतलब है दे केप्ट वॉचिंग मूवी ड्यूरिंग द नाइट, सिर्फ उसी के अंदर अंदर। सिंस का मतलब है कोई एक्शन जो फिक्स टाइम से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। ये जो फिक्स टाइम था, ये जो फिक्स टाइम से स्टार्ट हुआ, नेम ऑफ डे हो सकता है, नेम ऑफ मंथ हो सकता है, नेम ऑफ ईयर हो सकता है, क्योंकि तब से एक्शन शुरू अब तक चल रहा है। मंडे से पढ़ा रहे हैं सर, ट्यूसडे से पढ़ा रहे हैं, दिसंबर से पढ़ा रहे हैं। नेम ऑफ ईयर का मतलब 2001 से, 2015 से, 2016 से पढ़ा रहे हैं। तो कोई एक्शन शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, वो नेम ऑफ डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, क्लॉक टाइम हो सकता है, ठीक है, 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे, 7:30 से क्लॉक टाइम हो सकता है, पार्ट ऑफ द डे हो सकता है, ठीक है। तो ये वो टाइम है जो फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम से कोई एक्शन चल रहा है और अभी तक हो रहा है तो हम उसके साथ सिंस यूज करते हैं, ठीक है। ओके, फ्रॉम पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट अंटिल लेटर टाइम और अंटिल नाउ, ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस 2001, इसका मतलब है एक्शन स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है। और अगर एक्शन स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है और जब से ये स्टार्ट हुआ आप ड्यूरेशन शो कर रहे हो, फिक्स टाइम नहीं शो कर रहे, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब भाई साहब सेकंड मिलकर बनाते हैं, मिनट्स मिलकर बनाते हैं, आवर्स वो बनाते हैं, डेज और नाइट्स, ये ड्यूरेशन है। डेज और नाइट्स का मतलब 24 आवर्स, ठीक है। और आवर्स, मिनट, सेकंड, और फिर मंथ्स, वीक्स भी, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। अब आप कहना चाहते हो आधे घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से सर पढ़ा रहे हैं, 2 दिन से, 4 हफ्तों से, 2 महीने से, 4 साल से, कोई भी ड्यूरेशन कहना चाहते हो कि कोई एक्शन पहले से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, पहले से शुरू हुआ अब तक चल रहा है, तो हम उसको पहले से शुरू हुए अब तक एक्शन जो चल रहा है उसके लिए जो ड्यूरेशन बताएंगे, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उसके लिए हम फोर का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। फ्रॉम टू, दो टाइम है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया इसी वीडियो में। फ्रॉम 6 AM टू 2 PM, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है। तो फ्रॉम और टू आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
विद इन हम यूज करते हैं कि जो गिवन टाइम हो। गिवन टाइम का मतलब क्या है कि जो आपको बाउंड कर दिया गया, आपको टेस्ट 1 घंटे में करना है तो ड्यूरिंग 1 आवर नहीं कहेंगे, आप कहेंगे विद इन 1 आवर। बाउंडेड टाइम के लिए आप विद इन का वर्ड यूज करते हैं। बाय की बात की जाए तो बाय आप पढ़ चुके हैं पहले कि जब आपने लिमिट सेट कर दी, यानी ये लिमिट है बाय, इसका मतलब है उस टाइम तक या उससे पहले पहले किसी भी टाइम पे। तो बाय का मतलब है वो आपने डेडलाइन बना दी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आई रिटर्न योर डेट बाय टुमारो, इसका मतलब है कल से पहले पहले किसी भी टाइम पे। अच्छा जी, अब ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आपने आंसर करना है। और अगर हम चलें आंसर की तरफ तो यहाँ पे देखें आपके सामने ये आ गई डेट, तो इसका मतलब है यहाँ ऑन आना चाहिए, ये क्रिसमस अकेला है यहाँ एट आना चाहिए, ये बर्थडे आ गया यहाँ पे ऑन आना चाहिए, ये फेयरवेल पार्टी एक इवेंट का नाम है एट आना चाहिए, ये सीजन आ गया तो यहाँ इन आना चाहिए। सो ये देखते जाइए, ये हमारे आंसर्स भी आ गए। अगर मैं इनको क्लियर कर दूं तो आपको नजर भी आ जाएंगे। ऑन फॉर डेट, एट फॉर इवेंट, हाँ क्रिसमस डे होता तो ऑन हो जाता, बर्थडे डे की वजह से ऑन, और फेयरवेल पार्टी की वजह से एट, और सीजन की वजह से इन आ गया। स्पेशल रिलेशंस का मतलब है नाउन का रिलेशन बताना है, स्पेस में है तो स्पेशल रिलेशन देखिए, ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। जब हम स्पेशल रिलेशंस को पढ़ें तो हमने लिमिट्स को पढ़ना है, रिलेटिव मूवमेंट्स को पढ़ना है, रिलेटिव पोजीशन को पढ़ना है। तो पहले लिमिट्स को पढ़ते हैं, अराउंड, अलोंग और विद इन को जब पढ़ना है तो सर्कुलर बाउंड्री ये चीज है और इसके राउंड सर्कुलर मोशन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जब भी कोई अराउंड आएगा तो सर्कुलर मोशन में हम अराउंड का वर्ड यूज करते हैं। अलोंग का मतलब है बाउंड्री के साथ साथ, ये इस लाइन के साथ साथ मैं मूव कर रहा हूं, तो मैं कहा मूव कर रहा हूं, अलोंग द वॉल, अलोंग द कैनाल, अलोंग द रेलवे ट्रैक, अलोंग द हाईवे। विद इन का मतलब है बाउंड्री के अंदर अंदर। अब आप क्लास के अंदर हैं, यू स्टे विद इन द क्लास और विद इन द सर्कल, तो बाउंड्री के अंदर अंदर रहेंगे तो हम विद इन यूज करते हैं। रिलेटिव मूवमेंट्स में अगेंस्ट का मतलब है दो ऑपोजिट फोर्सेस कोलाइड कर रहे हैं, चाहे फिजिकली चाहे एब्स्ट्रैक्ट वे में। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा है तो पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश, ठीक है। तो मैं डिबेट कर रहा हूं आपके अगेंस्ट, तो मैं अगेंस्ट का मतलब है दो ऑपोजिट फोर्सेस की कोलिजन हो रही है, चाहे वो फिजिकली हो रही है, चाहे डिबेट में हो रही है, चाहे मुकाबला हो रहा है, ठीक है। अक्रॉस का मतलब है सरफेस थी ना जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं, ये सरफेस पे आप, ऑन द ग्रास, ऑन द जो है हिल है, माउंटेन है। अब उसके पार, उसके उस पार, और पार के लिए हम अक्रॉस का वर्ड यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये रोड है, रोड के इस तरफ आपका घर है, इस तरफ स्कूल है, सो यू लिव अक्रॉस द रोड, योर स्कूल इज अक्रॉस द रोड, यानी सड़क के उस पार आपका स्कूल है, इधर आपका घर है, घर के इस तरफ आपका स्कूल है, तो अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द ब्रिज, यानी ऊपर से, पार, ठीक है। तो अक्रॉस का मतलब समझ आ गया, अक्रॉस द ब्रिज, अक्रॉस द रोड, ये अक्रॉस का मीनिंग आपको पता चल गया। लेकिन इनक्लोज एरिया, ये इनक्लोज एरिया के अंदर से कोई चीज मूव करती है तो थ्रू, यानी आप देख रहे हैं किसी शीशे के अंदर से, यू आर पीपिंग थ्रू द मिरर, लुकिंग थ्रू द मिरर, गोइंग थ्रू द टनल, टनल के अंदर से गुजरते हैं ना आप, तो पाइप के जरिए पानी आ रहा है थ्रू द पाइप्स, ठीक है। तो थ्रू का मतलब इनक्लोज एरिया के अंदर से, और अक्रॉस का मतलब सरफेस एरिया के ऊपर से, सरफेस एरिया के ऊपर से। तो ये डिफरेंस आपको समझ आ चुका होगा। आउट ऑफ का मतलब इनक्लोज एरिया के बाहर आपने जाना है, जैसे यू आर इन द क्लास, अब आप बाहर जा रहे हैं, यू आर गोइंग आउट ऑफ द क्लास, ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब रिलेटिव पोजीशन की बात की जाए तो ओवर, अबव, अंडर, बिलो, बीनीथ, इनका ख्याल करना आपको पता होना चाहिए। ओवर, अबव, अंडर, बिलो और बीनीथ। अच्छा, ये ऊपर वाले हैं दोनों, अबव और ओवर ये ऊपर के लिए हैं, इनको बारी बारी में पढ़ाऊंगा, ये दोनों समझ लें कि दोनों आपने जब ऊपर बताना हो, हाइट से बिल्कुल सर से एन ऊपर होगी कोई चीज, ये आप खड़े हैं और यहां से ऊपर कोई भी चीज जो बिल्कुल आपके सर के एन ऊपर है, ओवर। आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट। आप बातें ज्यादा कर रहे हैं, ओवर टॉकेटिव। आपके सर के ऊपर से कोई चीज गुजर रही है, ओवर योर हेड, ठीक है। आप जंप कर रहे हैं किसी के सर के ऊपर से, तो ओवर द हेड, ओवर समवन,
ठीक है, यूं जंप करके जाएंगे किसी के ऊपर से, तो ये ओवर हो गया। और अबव का मतलब है आप यहां खड़े हैं और आपकी हाइट से ऊपर कुछ भी, आपकी हाइट से ऊपर, जरूरी नहीं है बिल्कुल एन ऊपर हो, हाइट से ऊपर कुछ भी होगा तो वो अबव होगा। तो ओवर का मतलब 90 के एंगल से ऊपर, अबव का मतलब ऊपर कहीं भी, ठीक है, ये फर्क है। अंडर का मतलब 90 के एंगल से नीचे, और बिलो का मतलब कहीं भी। ये अंडर का मतलब यहां पे हैं आप, 90 के एंगल से नीचे, और बिलो का मतलब हाइट से नीचे कहीं भी। अब आप छत पे खड़े हैं, आपको कुछ भी नीचे नजर आ रहा है वो बिलो है, ठीक है, और आप नीचे खड़े हैं आपको छत पे कुछ भी नजर आता है वो अबव है। तो अगर ओपोजिट देखा जाए तो ओवर का अंडर और अबव का बिलो, ये ओपोजिट हो जाएंगे। बीनीथ का मतलब सरफेस के नीचे है, टचिंग हो रही है, ठीक है। अंडर का जरूरी नहीं था कि टचिंग भी हो रही हो, आप रजाई के नीचे हैं, बीनीथ, ठीक है। तो बीनीथ का मतलब आप सरफेस के नीचे हैं। तो ये आपके लिए हैं, अब इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले ओवर की बात करें, हायर देन समथिंग बट नॉट टचिंग, ठीक है, यूज्ड व्हेन समथिंग इज एट अ हायर पोजीशन और लेवल, यूजुअली कवरिंग और स्पैनिंग एन एरिया, कवर कर रहा हो उसको, यानी सर के एन ऊपर हो। द पिक्चर हैंग्स ओवर द सोफा, सोफा के ऊपर है बिल्कुल। देयर इज अ लैम्प ओवर द टेबल, टेबल के बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है लैम्प। अच्छा, मूवमेंट हो रही हो, इसका मतलब है ये चीज पड़ी हुई है ये वाली, इसके ऊपर से बिल्कुल कोई चीज मूव करवाता हूं मैं, या ये पड़ी हुई है इस तरह, इसके ऊपर से जंप करता हूं, तो मैं ओवर कर रहा हूं, ठीक है। यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर कवरिंग एन एरिया और स्पेस, इस चीज के ऊपर से जंप किया गया है तो ओवर, ठीक है। सेंटेंस देखिए, जंप्ड ओवर द फेंस, बर्ड फ्लू ओवर द लेक, लेक के ऊपर से, ठीक है। और अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए, जैसे कहते हैं आई पेड ओवर $100 फॉर द जैकेट, जैकेट के $100 से ज्यादा मैंने पे किया। द मीटिंग लास्टेड ओवर 3 आवर्स, 3 घंटे तक मीटिंग जारी रही। तो ये ओवर का मतलब आई होप आपको समझ आ गया। अबव का मतलब है आपकी हाइट से ऊपर, आपकी हाइट से ऊपर। पोजीशन हायर देन समथिंग बट नॉट नेसेसरली डायरेक्टली ओवर, यानी ऊपर नहीं है। यूज टू शो हायर पोजीशन बट नॉट नेसेसरली कवरिंग स्पैनिंग समथिंग। फॉर एग्जांपल, द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स, ऊपर से उड़ के जा रहा है। देयर वॉज अ मार्क अबव द डोर, डोर के ऊपर कहीं पे साइड पे, ठीक है। हाई लेवल इन रिलेशन टू रैंक इंपोर्टेंस, कोई बंदा आपके ऊपर रैंक में अबव है तो आप क्या कहेंगे, शी होल्ड्स अ पोजीशन ओवर माइन, नहीं, अबव माइन, यानी मेरे से भी ऊपर वाली पोजीशन है। दिस बुक इज अबव एवरेज, ठीक है, ओवर एवरेज नहीं कहेंगे, अबव एवरेज कहेंगे। अंडर का मतलब बिल्कुल नीचे, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, बिल्कुल यानी ओवर का ऑपोजिट। द ट्रेजर इज बेरीड अंडर द सैंड, सैंड के नीचे, ठीक है। मूवमेंट गोइंग बिलो, यानी अब आप किसी चीज के नीचे से गुजरे, अंडर पास है ना सड़क का, तो सड़क के नीचे से गुजरे। यूज व्हेन समथिंग इज मूविंग फ्रॉम अ हायर पोजीशन टू अ लोअर पोजीशन, जैसे द बोट सेल्ड अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं आप। शी वॉक्ड अंडर द आर्क, ठीक है। ये अंडर का मतलब नीचे से, जो ओवर था ओवरहेड ब्रिज होता है, तो ओवर का ऑपोजिट अंडर हो गया। कंट्रोल में कोई कंडीशन हो तो भी हम अंडर कहते हैं। द प्रोजेक्ट इज अंडर रिव्यू, द गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर, तो ये अंडर यूज हो गया। बिलो का मतलब है समथिंग दैट इज बिलो योर हाइट, हाइट से नीचे हो। द वैली इज बिलो द माउंटेन, अब वो माउंटेन के बिल्कुल नीचे नहीं होती, माउंटेन ऊपर है, नीचे हमें वादी नजर आ रही होगी। द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो फ्रीजिंग, ओके। रैंक जब नीचे वाला लेवल हो, जैसे ऊपर वाले रैंक है तो वो अबव थे, उसका अबव का ऑपोजिट बिलो, ओवर का ऑपोजिट अंडर, तो ये बात पहले ही बता दी है, ओवर का ऑपोजिट अंडर था और अबव का ऑपोजिट, यानी रैंक में जो हायर है वो अबव और जो रैंक में लोअर है वो बिलो है, ठीक है। द असिस्टेंट ऑफिस बिलो माइन इन द बिल्डिंग, ओके। द क्वालिटी ऑफ द सर्विस वॉज बिलो एक्सपेक्टेशन, अंडर एक्सपेक्टेशन नहीं, बिलो एक्सपेक्टेशन, ठीक है। बीनीथ का मतलब सरफेस के नीचे, डायरेक्टली अंडर और लोअर, यूज टू इंडिकेट समथिंग डायरेक्टली बिलो और एट लोअर लेवल। द कीज आर बीनीथ द बुक, ही स्टूड बीनीथ द ट्री फॉर शेड, तो ट्री के लिए भी हम बीनीथ का वर्ड यूज करते हैं, हालांकि हम ट्री के साथ टच हो रहे हो या ना हो रहे हो, उसके लिए बीनीथ का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, ये देखिए जी, बिल्कुल ऊपर अबव, और हाइट से नीचे बिलो, इनसाइड या इन, सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ, पीछे हो तो बिहाइंड, बिल्कुल सरफेस के साथ टच हो रहा हो तो ऑन, साथ पहलू में पड़ा हुआ है तो बिसाइड, बिल्कुल नीचे है तो अंडर, दो के दरमियान में है बिटवीन, और दो से ज्यादा के दरमियान में होगा तो अमंग,
दो में डिवाइड कर रहे हैं तब भी बिटवीन, दो से ज्यादा में डिवाइड कर रहे हैं अमंग, दो के दरमियान में कोई बैठा है तो बिटवीन, दो से ज्यादा के दरमियान में कोई बैठा है तो अमंग, AMONG अमंग। स्पेशल रिलेशंस में आप छत पर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, गोइंग अपस्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं, गोइंग डाउनस्टेयर्स। ऊपर से सरफेस के ऊपर से मूव करवा रहे हैं तो ओवर, ये ऊपर से मूव करवा रहे हैं ओवर। डेस्टिनेशन शो करेंगे तो टू, डेस्टिनेशन से दूर जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम, पास से गुजरे हैं तो पास्ट, इनक्लोज एरिया के अंदर जा रहे हैं इनटू, इनक्लोज एरिया के बाहर आ रहे हैं आउट ऑफ, और सर्कुलर मोशन है तो अराउंड, और सरफेस एरिया के ऊपर जा रहे हैं तो ऑन टू, सरफेस एरिया के नीचे आ रहे हैं तो ऑफ, और सरफेस एरिया के उस पार जा रहे हैं तो अक्रॉस, और इनक्लोज एरिया के अंदर से गुजर रहे हैं तो थ्रू, और पैरेलल मूवमेंट हो रही है तो फिर अलोंग का वर्ड यूज करेंगे। ये हम सारी बातें कर चुके हैं। फ्रेजल वर्ब्स, लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है कि प्रेपोजिशन फॉलोड बाय अ वर्ब, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लग जाए, दैट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ब। ये प्रेपोजिशन इस वर्ब का मीनिंग चेंज कर दे। वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लग गई जिससे वर्ब का मीनिंग चेंज हो गया। जैसे, जैसे कॉल, कॉल का मतलब बुलाना है, कॉल इन का मतलब किसी को फिजिकली बुलाना, कॉल ऑन का मतलब किसी से मिलना, समवन, किसी पर्सन से मिलना, कॉल एट का मतलब किसी प्लेस पर मिलना, मिलना, देखो कॉल का मतलब तो बुलाना था, प्रेपोजिशन लगने से उसका मीनिंग चेंज हो गया। और कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, मीटिंग को, क्लास को, किसी चीज को पोस्टपोन करना, तो पोस्टपोन करने के लिए हम कॉल ऑफ यूज करते हैं। कॉल आउट का मतलब है किसी को पुकारना, पुकारना, आवाज लगाना, और कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना, किसी चीज की डिमांड करने को बोलते हैं कॉल फॉर। आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना। वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगने से उसका मीनिंग जब चेंज हो जाता है तो इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, एक्चुअली ये सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगी और मीनिंग चेंज हो गया। अब इस पार्ट को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं और ये ईडियोमेटिक बन जाता है। ईडियोमेटिक का मतलब है ऐसे वर्ड्स जो साथ आए लेकिन वो लिटरल मीनिंग ना दें, जो उनका अपना मतलब है वो ना दे। तो फ्रेजल वर्ब्स भी वो होते हैं जो अपना लिटरल मीनिंग नहीं कन्वे करते, तो इसमें लिटरल मीनिंग हमें नजर भी नहीं आ रहा, इसलिए इसको फ्रेजल वर्ब कहेंगे हम। फ्रेजल वर्ब कहेंगे, ये बात आप सबको समझ में आ चुकी है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखो, गेट का मतलब होता है हासिल करना, गेट आउट का मतलब निकल जाना, गेट लॉस का मतलब दफा हो जाना। तो गेट के साथ क्या लगा, गेट के साथ प्रीपोजिशन लगी जिससे उसका मीनिंग चेंज हो गया। अब पुट का मतलब है रखना। देखते जाइए, पुट के साथ ऑन, पहनना, कपड़े पहनना। तो कपड़े पहनने के लिए, अगर आप ऑलरेडी कपड़े पहने हुए हैं तो यू आर वियरिंग, लेकिन मैं ये शर्ट पहनने लगा हूं तो मैं आई एम पुटिंग ऑन द शर्ट, पुटिंग ऑन टाई, पुटिंग ऑन माई जैकेट। ठीक है, तो पुट ऑन का मतलब पहनना। पुट डाउन का मतलब किसी को इंसल्ट करना। पुट ऑफ का मतलब किसी की अटेंशन डाइवर्ट करवाना, डिस्ट्रैक्ट करना। पुट थ्रू का मतलब कॉल मिलाना, टू कनेक्ट समबडी बाय फोन। पुट अवे का मतलब अपने कमरे में मौजूद जो गंद है, जो अजाफी चीजें, उनको साफ करना, यानी सफाई करना, टाइडी करना। पुट बाय का मतलब पैसा बचाना। और पुट ऑफ का मतलब वही है जो कॉल ऑफ का मतलब था, यानी डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, प्रोक्रेस्टिनेट इसका मतलब क्या है, डिले करना। ठीक है, और पुट अप विद, वैसे पुट अप आए तो इसका मतलब है शो करना। शो करना मतलब मुजाहिरा करना, मतलब मुजाहिरा करना मतलब पुट अप, अकेला पुट अप आ रहा है। प्रेजेंट करना, शो करना, एग्जिबिट करना, एग्जिबिट करना। लेकिन पुट अप विद आ जाए इसका मतलब है किसी को बर्दाश्त करना। अब देखो, पुट के साथ ऑन लगा तो कपड़े पहनना, डाउन लगा तो इंसल्ट करना, ऑफ लगा पुट ऑफ। अब यहां है समबडी ऑफ, जब किसी पर्सन का नाम आ जाए उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। समथिंग ऑफ, जब किसी चीज को डिले करना हो, क्लास को डिले करना है, पुट द क्लास ऑफ।
और किसी पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करना है, पुट समबडी ऑफ। एसबी का मतलब है समबडी, एसटीएच का मतलब है समथिंग। पुट समबडी थ्रू का मतलब है किसी को कॉल मिलाना। पुट समबडी अवे का मतलब कोई चीज टाइडी करना, कमरा है या कुछ भी, समथिंग भी हो सकता है। पुट समथिंग बाय का मतलब है पैसे बचाना किसी काम के लिए। पुट अप का मतलब है मुजाहिरा करना। और पुट अप विद का मतलब है किसी को बर्दाश्त करना। ये मैंने आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ा दिए, इसको इन्हीं तरह याद करना है। ये आपको आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव करेंगे क्योंकि ये इडियोमेटिक है। आप आगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, दे विल हेल्प यू अलॉट। और इसके साथ साथ आपको एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर रहे होंगे, सिर्फ आपको एक बार इनको रिवाइज करना है। टेक की बात की जाए तो टेक के साथ अगर ऑफ आता है तो इसके दो मतलब है। अगर तो मैं ये शर्ट ये इस तरीके से रिमूव करता हूं, ग्लासेस उतार लेता हूं, कैप उतार लेता हूं, इस तरह के कपड़े उतारने के लिए हम वर्ड बोलते हैं टेक ऑफ। फिर जो एरोप्लेन है वो अगर रनवे से यूं करके अपनी फ्लाइट लेता है, इसको भी बोलते हैं एरोप्लेन क्या कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है। तो टेक ऑफ का मतलब प्लेन का शुरू होना, या ऐसे जैसे मास्क उतार रहे हैं, दुपट्टा उतार रहे हैं, ग्लासेस उतार रहे हैं, इनको भी टेक ऑफ कहते हैं। अच्छा, टेक ओवर का मतलब है किसी चीज पे कंट्रोल कर लेना, तो वो टेक ओवर होगा, कंट्रोल करना। टेक इन का मतलब है अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड समथिंग। टेक इन का मतलब अंडरस्टैंड करना भी होता है और किसी को बातों में फंसाना भी होता है, टेक इन, बातों में फंसाना, ठीक है। टेक आउट, अब इसके दो मतलब हैं। एक तो हम टेक आउट, ये वी टेक इन ऑक्सीजन, टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसका एक और मतलब है रिमूव फ्रॉम अ प्लेस। जैसे मैंने देखो ये कपड़े पहनते हुए मैंने कहा था पुट ऑन द शर्ट, अब मैं इसको उतारना चाहता हूं यहां से बटन खोल के, तो ये मैं टेक आउट कर रहा हूं। पहनने के लिए पुट ऑन, उतारने के लिए इस तरह के जो कपड़े हैं जो ये मुझे पहनने पड़ेंगे, उनको जब मैंने उतारना तो टेक आउट करूंगा। मास्क उतारना तो टेक ऑफ करूंगा। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ आ गया। टेक आफ्टर का मतलब है किसी से आपकी शक्ल मिलती है, इसका मतलब है रिजेंबल करना। यू टेक आफ्टर योर फादर, इसका मतलब है आपकी शक्ल आपके अब्बा से मिलती है। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, केयर करना। लेकिन टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी से आपके फेस फीचर्स की रिजेंबलेंस होना, ठीक है, शक्ल मिलना। टेक्स ऑन, इसका मतलब है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। टेक डाउन का मतलब है कोई नोट्स बनाना। और टेक अप विद का मतलब है कोई न्यू हॉबी आप अडोप्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं, क्योंकि लेक्चर बड़ा लेंथी हो गया इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा, लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है एक्सपेक्टेशन लगाना फ्यूचर की तरफ। लुक अराउंड का मतलब है इर्द गिर्द देखना, बस सरसरी नजर से। टू विजिट अ प्लेस एंड लुक एट थिंग्स इन इट, बस सरसरी नजर से देखना। लुक थ्रू का मतलब है किसी चीज को जल्दी से क्विकली रीड करना। लुक टू समथिंग, लुक टू समथिंग का मतलब है टू एक्सपेक्ट समबडी टू सप्लाई समथिंग, वही लुक फॉरवर्ड टू वाली बात है। लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर करना, केयर करना। और लुक अहेड का मतलब टू थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड मेक प्लान्स। लुक अहेड का मतलब है फ्यूचर को देखना। लुक के अभी और भी हैं। लुक ऑन का मतलब है टू वॉच समथिंग हैपन बट नॉट बिकम इन्वॉल्व इन इट, देख रहे हैं क्या हो रहा है लेकिन उसका हिस्सा नहीं बन रहे। लुक अपॉन समथिंग, टू रिसर्च, रिसर्च करना। लुक फॉर का मतलब किसी चीज को ढूंढना, सर्च करना। लुक अप का मतलब है इंफॉर्मेशन ढूंढना, खास तौर पे बुक में से कोई इंफॉर्मेशन ढूंढना। और लुक बैक का मतलब है पास्ट की तरफ देखना। लुक आउट का मतलब है टू वॉच व्हाट इज हैपनिंग एंड बी केयरफुल। लुक आउट, देखो, ध्यान दो, ध्यान करो, ये लुक आउट हो गया। ठीक है, रीड के साथ रीड ऑन का मतलब टू वॉच समथिंग हैपन बट नॉट बिकम इन्वॉल्व इन इट, सेम रीड ऑन। ठीक है, अच्छा ये लुक वाला आ गया, आई एम रियली सॉरी, इसमें लुक वाला आ गया, ये रीड ऑन कुछ नहीं है। रीड बैक, यहां देखिए, रीड बैक का मतलब रीड बैक समथिंग, प्लीज रीड द लेटर बैक टू मी, यानी दोबारा पढ़ना। रीड फॉर का मतलब रीड समथिंग फॉर, टू स्टडी फॉर समथिंग। मिसाल के तौर पे दे आर इन द लाइब्रेरी रीडिंग फॉर देयर एग्जाम, तो किसी काम के लिए पढ़ना, फॉर हम पहले से जानते हैं। रीड ओवर, टू रीड समथिंग क्विकली फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। रीड ओवर का मतलब दोबारा पढ़ो, चलो फिर से पढ़ो शुरू से लेके एंड तक। रीड इनटू का मतलब टू बिलीव दैट द सिचुएशन हैज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। read into, don't read too much into her leaving so suddenly, she probably just had a train to catch। तो इसका मतलब है टू बिलीव दैट सिचुएशन हैज पर्टिकुलर, आप वो कह रहा है कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, डोंट रीड टू मच इनटू हर लिविंग, उसके जाने को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, ठीक है, इंपॉर्टेंस देना।
टू रीड समथिंग ऑफ, इसका क्या मतलब है? टू रीड समथिंग अलाउड फ्रॉम अ लिस्ट, किसी चीज को लाउडली पढ़ने के लिए हम कहते हैं रीड समथिंग ऑफ। ब्रेक, तोड़ना, तो ब्रेक अप इसका मतलब है रिलेशनशिप खत्म करना, ये तो आप सबको पता है, जेंजी हैं आप सब जानते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब, इसके मल्टीपल मतलब है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, ब्रेक डाउन। सेहत खराब हो जाए, ब्रेक डाउन। कोई चीज खराब हो गई है, मशीन, ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तब भी ब्रेक डाउन, आपकी अपनी सेहत खराब हुई है तब भी ब्रेक डाउन। आई एम अफ्रेड माई कंप्यूटर विल ब्रेक डाउन। ठीक है, हेल्थ ब्रेक डाउन हो इसका मतलब है बहुत सेहत खराब हो गई है। ब्रेक डाउन, फिर से कोई चीज कंपोज हो रही, डिकम्पोज हो रही है, डीके हो रही है, तब भी ब्रेक डाउन, यानी चीजें खराब हो रही हैं वो भी ब्रेक डाउन कर रही हैं। ब्रेक डाउन, डाइजेस्ट करना भी ब्रेक डाउन होता है, तीनों ब्रेक डाउन के आगे। ठीक है। ब्रेक इवन, जब कोई प्रॉफिट भी ना हो रहा हो, लॉस भी ना हो रहा हो, कारोबार में जब प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, ना प्रॉफिट का लॉस, बराबर बराबर, तो ब्रेक इवन। ब्रेक इन का मतलब है एंटर अ प्लेस बाय फोर्स और इलिसिट मीन्स, किसी के घर पे घुसना, जबरदस्ती घुसना, ब्रेक इन। ब्रेक इनटू का मतलब ओपन और बिगन टू यूज, आई फाइनली ब्रोक इनटू द सेकंड पैकेज ऑफ कुकीज, यानी एकदम कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करने लग गए हैं। ब्रेक अवे का मतलब है टूट कर अलग हो जाना, अ चंक ऑफ रॉक ब्रोक अवे फ्रॉम द क्लिफ एज, ये ब्रेक के हो गए। हमने प्रेपोजिशंस की डेफिनेशन को पढ़ा, कौन कौन सी प्रेपोजिशन होती हैं, उनको कॉमन प्रेपोजिशंस का यूसेज पढ़ लिया। फिक्स प्रेपोजिशंस को बड़ी डिटेल से पढ़ा। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम को हमने कवर किया। स्पेशल रिलेशंस को हमने पढ़ लिया। फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ लिया। कोई चीज समझ नहीं आई तो इस वीडियो को लाजमी दोबारा देखें, इसके नोट्स बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका टेस्ट का जो लिंक है वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आपकी तैयारी भरपूर हो जाए। अगर आपने अभी तक टेस्ट को, मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया टेस्ट के लिए, तो आप इस वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वहां से आपको मिल जाएगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।